नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। परिणाम खुद बोलते हैं उस सीरीज़ में आज हम हैं द आईआरआई वाला शो 4th में। आज हमारे साथ हैं मुकेश यादव, जो कि हमारे रेगुलर स्टूडेंट हैं और आईआरआई में अभी सिलेक्शन ले रहे हैं। आईसीआर एसआरएफ में उनकी जर्नी बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग है। सबसे पहले जानते हैं, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए मुकेश जी। सर मेरा नाम मुकेश कुमार यादव है और सर मैंने अपनी मास्टर नवसारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी गुजरात से कंप्लीट की है। एंड आईसीआर 2024 में मैंने ऑल इंडिया 14 एंड कैटेगरी में 4 रैंक सिक्योर किया सर। ऑलराइट मुकेश, आपने कब सोचा था कि मुझे एसआरएफ की प्रिपरेशन करनी है? बिकॉज मैं आपको बता दूं कि मुकेश का जो जेआरएफ का एक अपना ट्रैक रिकॉर्ड है बहुत अच्छा था। उनकी जेआरएफ में 27th रैंक थी और उनका एक बेस बना हुआ था। तो आपने मुकेश कब ये डिसाइड किया कि मुझे एसआरएफ के लिए अपीयर होना है और कब से सीरियस प्रिपरेशन करनी है? सर जैसा कि मैंने एसआरएफ की प्रिपरेशन नवंबर के एंड में मतलब वहाँ से सोचा था कि एसआरएफ कर देना है, लेकिन जो सीरियस प्रिपरेशन है वो मैंने फरवरी में स्टार्ट की थी। मतलब जो सीरियस वगैरह सुधीर सर के सुधीर सर से मैंने कांटेक्ट किया फरवरी के अराउंड। फिर वहाँ से मैंने थोड़े सीरियस प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, क्योंकि सर जैसे जैसे अपना एमएससी करते रहते हैं तो सर रिसर्च वगैरह का इनका काफ़ी ज़्यादा लोड रहता है। तो एस्पायरेंट्स वगैरह उतना ध्यान नहीं दे पाते शुरू में, क्योंकि उनका रिसर्च वर्क भी चलता रहता है, बहुत सा एकेडमिक भी चलता रहता है। तो अगर आपका बेस मतलब ठीक है तो आप विद इन 2 and 3 मंथ्स में आप कर सकते हो एसआरएफ की तैयारी, क्योंकि आपका सोइल साइंस तो लगभग बेसिक्स तो आपका क्लियर होगा अगर आपने अच्छे से तैयारी करी होगी। आपको एनआरएम पार्ट के लिए और जो मतलब अदर कोर सब्जेक्ट है उनके लिए थोड़ा प्रिपरेशन करना पड़ेगा सर। ऑलराइट, जैसे कि दोस्तों इनसे आपने सुना कि आप 2-3 महीने में कंप्लीट कर सकते हो तैयारी, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। वो स्पेशली तब जब इनकी जेआरएफ में टॉप 30 में ही आए थे तब ये बोल पा रहे हैं। अगर आप जेआरएफ में टॉप 30 में नहीं थे या जेआरएफ में आपने अच्छी रैंक नहीं सिक्योर की थी, तो आपके लिए पूरे 6 महीने या पूरे साल की जर्नी हो सकती यस है। सर। तो मुकेश, आप ये बताओ सारी ऑडियंस को कि क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटजी रहती है जब आप प्रिपरेशन शुरू करी आपने? तो सबसे पहले हमारे एसआरएफ में अलग-अलग पार्ट्स होते हैं, जैसे जी एनआरएम सर। सेक्शन के लिए आपने कैसे किया, सोइल साइंस के लिए आपने कैसे किया, वो फिर आपने प्रैक्टिस सेट्स कैसे लगाए? तो वो सारी चीज़ें बस दर्शकों को बताइए एक सर बार। सबसे पहले तो जब आप अपन एसआरएफ की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो, सबसे पहले उसका सिलेबस देखना चाहिए क्या सिलेबस है। उसके सर अपने 3 सेक्शन आते हैं, एक ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट। ए पार्ट में जनरल अवेयरनेस वगैरह, जीके वगैरह, हिस्ट्री वगैरह पूछी जाती है, जिसके लिए आपको बस अप टू डेट रहना करंट के लिए। बाकी उसके लिए इतना ज़्यादा फोकस नहीं करना। फोकस अपने को एनआरएम पार्ट पे करना है, एनआरएम पार्ट पे, और जो अपने सोइल साइंस जो अपना मेन सब्जेक्ट उस पर करना है। सर सोइल साइंस के लिए तो अपनी IEEE जो काफ़ी मतलब गॉड मानी जाती है सोइल साइंस के लिए, उसके साथ साथ आप IEEE को आपको अच्छे से पढ़ना है, लाइन टू लाइन आपको उसको अच्छे से याद होने चाहिए, तभी आप उसको एसआरएफ में आप compete कर पाओगे बाकी अदर एस्पायरेंट से। उसके साथ साथ आप टीडी विश्वास पढ़ सकते हो। फिर इन दोनों बुक्स के अलावा आप लास्ट में एट द एंड में जब विथ इन 1 मंथ एग्जाम से पहले आप टिट्राइज मतलब पढ़ सकते हो, रिवीजन कर सकते हो, ताकि वो एक समराइज हो जाए एक उसके लिए। बाकी सर एनआरएम पार्ट के लिए आप जैसे वाटर मैनेजमेंट वाला पोर्शन है, उसके लिए सर आप ऐसा रेडी यूज़ कर सकते हैं। और आरएस मीना की एक बुक आती है, वो कम्पिटिटिव बुक आती है एग्रोनॉमी की, वो आप उसको आपको अच्छे से पढ़ना है। वो काफ़ी मतलब 50 क्वेश्चन के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होती है वो बुक, उसको आपको अच्छे से याद करना है। और एग्रो केमिकल्स वाला पार्ट होता है सर, उसके लिए दो बुक्स होती है। एक तो अर्का मुखोपाध्याय सर की होती है, उसको उसमें सर जैसे मेथड्स वगैरह होती है, क्रोमेटोग्राफी वगैरह, जो भी केमिकल्स होते हैं वो आपको अच्छे से पढ़ने हैं। उनको रेगुलर याद करना सर, क्योंकि वो याद करने वाली चीज़ें हैं, तो उनको आप कंटिन्यू पढ़ना पड़ेगा आपको। और वाटर मैनेजमेंट के लिए सर वो जैसे कुछ नई स्कीम्स वगैरह आ गई, उन ट्रू, पर ट्रू। जो करंट में मतलब ज़्यादा ध्यान देना है सर। हाँ, जो जैसे कुछ नए स्कीम्स आई हैं, कुछ ऐसी मेथड्स आए हैं, या प्रधानमंत्री ने कुछ रिलीज़ किया, जी या कुछ सर। डैम्स की बात हो रही है, वो सारी चीज़ें यहाँ पूछी जाती हैं। जी सर। तो मुकेश, दर्शकों को ये बताइए कि आपकी प्रिपरेशन जर्नी में हमारा मीन्स एज़ एन एग्री मेंटर्स का क्या रोल रहा? हमने कैसे आपकी टीचिंग मेथड्स में जी हेल्प सर। करी? कैसे आपको रिविजन्स में हेल्प करी? क्या प्रैक्टिस सेट से, हमारे मॉक टेस्ट से आपकी हेल्प हुई? वो सारी चीज़ें बताइए। जैसा कि सर ने बताया, सुधीर सर से मेरा कांटेक्ट नवंबर के आसपास हुआ था। तो मैंने सर से पूछा था कि सर मैं कैसे क्या प्रिपरेशन स्टार्ट करूं, क्योंकि सर रिसर्च के साथ साथ पता नहीं चलता कि बच्चा कैसे क्या पढ़े, थोड़ा सही बात है। गाइडेंस की ज़रूरत होती है कि मतलब रिसर्च एकेडमिक के साथ साथ अपन कैसे अपन एसआरएफ की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो सुधीर सर से मैं नवंबर में कांटेक्ट में आया था, तो उन्होंने बोला था कि आप पहले देखो कि कैसे क्या आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है।
कैसे अपनी जर्नी को थोड़ा आगे लेके जाना है। सही बात। तो फिर मैंने वापस एक महीने का थोड़ा मैंने टाइम लिया था, फिर वापस मैंने जनवरी एंड में या फरवरी में सर से वापस कांटेक्ट किया था। तो फिर मैं जैसे सर के कांटेक्ट में आया तो सर ने बताया, मतलब थोड़ा गाइड किया कि कैसे कैसे पढ़ना है। सर ने स्ट्रेटेजी बताई, मतलब इंडिविजुअल सर ने कांटेक्ट किया मेरे से, जिससे थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हुआ। सर ने बताया कि अपने को जैसे सोयल साइंस के कुछ भी टॉपिक हो गए, उन्होंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेनेशन विथ कंसेप्ट वगैरह, अपने क्वेश्चंस को कैसे अपने को मतलब अप्रोच करनी है, कितने क्वेश्चन कैसे क्या करने, सब सर ने बताया। और सर मतलब जैसे कि मैंने बता रहा हूँ कि जो कंसेप्ट्स होते हैं सोयल साइंस में, बेसिकली कंसेप्ट होते हैं, रटने वाली थोड़ी चीज़ें कम होती हैं। कंसेप्ट्स आके क्लियर होंगे तो आपको क्वेश्चन अप्रोच करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जैसे सर क्या इंडिविजुअल थोड़ा मतलब कांटेक्ट वगैरह करते हैं, स्टूडेंट पर्सनली पूछते हैं, उनको पर्सनली गाइड भी करते हैं, पर्सनली मेंटर भी करते हैं, तो वो एक काफ़ी कॉन्फिडेंसली काफ़ी अच्छी बात होती है। और जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है सर किसी भी एग्जाम के लिए। आपने थ्योरी कितनी पढ़ी होगी, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस जब तक नहीं होगी तब तक वो रिजल्ट नहीं आएंगे। तो सर ने क्वेश्चन टेलीग्राम के ग्रुप के थ्रू काफ़ी अच्छे क्वेश्चन मतलब प्रोवाइड कराए, अपने IEEE से काफ़ी क्वेश्चन, अदर क्वेश्चन सर ने काफ़ी मतलब क्वेश्चंस पे काफ़ी मतलब उन्होंने हेल्पफुल रहे जो क्वेश्चन हमारे एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। तो सर हेल्पफुल रहा काफ़ी ऑलराइट, सर। जैसे कि आपने मुकेश से सुना, एक एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए सारी ऑल राउंड डेवलपमेंट चाहिए। जैसे कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, आपकी अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए, आप अच्छे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, कितने क्वेश्चंस किस माइंडसेट से प्रैक्टिस करने हैं, कैसे नेगेटिव क्वेश्चन से बचें, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है जब आप एग्ज़ाम में जाते हो। और एसआरएफ के लिए ज़्यादा क्रूशियल इसलिए हो जाता है क्योंकि एसआरएफ में लास्ट सेमेस्टर में आप कंप्लीटली बिजी रहते हो अपनी थीसिस वर्क जी के लिए, सर। अपने जो काम है रिसर्च वर्क के लिए, तो बच्चों को टाइम मिलता ही नहीं है। आप देख पा रहे होंगे अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में कहीं पे भी कोई अच्छा टाइम मिलता नहीं है। इवन आईआरआई में भी बच्चों को ज़्यादा टाइम मिलता नहीं है लास्ट के सेमेस्टर्स में पढ़ाई करने का। इसीलिए जो एस्पिरेंट्स एसआरएफ की तैयारी शुरू करना चाहते हैं वो शुरुआत से अपनी एक रूटीन बना के रखें। आपको मुकेश ने जो गाइडलाइंस दी है कैसे पढ़ना है, कौन सी बुक्स को पढ़ना है, और हम मुकेश जी जैसे सारी चीज़ें तो बच्चों को थोड़ी थोड़ी क्लियर रहती है कि भाई इतना पढ़ना है, ऐसा पढ़ना है, उन्होंने सीख लिया। बट आप कुछ ऐसी क्या ऑडियंस को बोलना चाहते हो कि ये मूल मंत्र है, ये अगर आप ध्यान में रखते हो तो एसआरएफ में अच्छी रैंक ले सकते हो, वरना फिर आपके चांसेस कम हैं। मैं इस बात पर ये बोलना चाहूँगा क्योंकि सर एमएससी में जो स्टूडेंट होते हैं, रिसर्च उनका सबसे बड़ा थोड़ी प्रॉब्लम होती है, फिर लास्ट में थीसिस वगैरह काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो मैं बस ये कहना चाहूँगा, आप दिन में कम से कम 3 या 4 घंटे रेगुलर कंटिन्यूटी आप इसको बनाए रखें। थोड़ा बहुत टाइम मिले तो थोड़ा बहुत ट्यूशन लगा ले, अगर इतना टाइम नहीं मिल रहा थ्योरी पढ़ने का तो ट्यूशन प्रैक्टिस कर ले, लेकिन वो कंटिन्यूटी बनाए रखे, रेगुलर वो चीज़ों को थोड़ा पढ़ते रहे, थोड़ा कंटिन्यू। ऐसा नहीं कि अपनों 5 दिन पढ़ लिया फिर बाद में 10 दिन पढ़ लिया, ऐसा नहीं। रेगुलरिटी सबसे इंपॉर्टेंट होती है सर इस अपने एसआरएफ एग्जाम में। और जितने अपने समराइज कर सके चीज़ों को, कुछ सर कुछ पॉइंट्स याद नहीं होते, कुछ डाटा अपने को याद हाँ, करने होते जैसे हैं, सब कुछ तो पढ़ नहीं सकते नहीं ना। पढ़ सकते, तो उनको थोड़ा नेगलेक्ट करके मेन चीज़ों पर फोकस किया जाए। अरे कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, जैसे सर एग्रोकेमिकल्स का पार्ट है, तो उनको बार बार अपने को देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 5 दिन पढ़ लिया नहीं पढ़ा, उनको कंटिन्यू अपने को देखना पड़ेगा, कंटिन्यू अपने को याद करना पड़ेगा। और थीसिस और जो भी एकेडमिक रिसर्च ये सबके साथ होता है, कोई एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के साथ नहीं होता। तो सब स्टूडेंट प्रिपेयर, अगर आपको सर अच्छे से प्रिपेयर करना तो मेहनत तो करनी पड़ेगी और कंटिन्यू करनी पड़ेगी, रेगुलर आपको पढ़ना पड़ेगा सर उसको। ऑलराइट। 3 या 4 घंटे आपको कंटिन्यू पढ़ना ही पड़ेगा सर। बिल्कुल, बिल्कुल, और ये कंसिस्टेंसी है जो आपको रैंक दिला सकती है, बिकॉज़ आप जितना भी अच्छा पढ़ लो, जितना भी आप कंसिस्टेंट रह लो, लास्ट के कुछ 5-6 महीने में अगर आपने वो फ़ोकस नहीं डाला, लास्ट के 5-6 महीने में आपने वो चीज़ें करी जो करनी चाहिए थी, तो आपका सिलेक्शन पक्का श्योर है। और इसी सीरीज़ में हमने ये बोला था शुरुआत से ही कि हम अपने प्रमोशंस, हम पोस्टर्स डाल के कहीं भी प्रमोट नहीं करेंगे। हम सिर्फ़ और सिर्फ परिणाम खुद बोलते हैं, और परिणाम आज खुद बोल रहे हैं। हमारे रेगुलर स्टूडेंट मुकेश यादव से आपने सुना उनकी स्ट्रेटेजी क्या थी, उन्होंने कैसे एसआरएफ को क्लियर किया और कैसे एक अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी को अचीव किया हमारे साथ। और इसे ऐसे ही मतलब हम इसी कहानियों को ही ज़्यादा प्रमोट करना चाहते हैं, क्योंकि ये आपसे ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। जब स्टूडेंट डायरेक्टली अपने आप से बोलता है तो वो ज़्यादा रिलेटेबल होता है। आप कोई भी टीचर अगर आपको ऐसे आके बोले कि मेरा ये रिजल्ट है, मेरा ये रिजल्ट है, दैट इज़ नॉट पर्सपेक्टिव कि टीचर अपने रिजल्ट ऐसे बोले। हमने हमेशा से बिलीव किया है कि हम भीड़ के साथ नहीं खड़े होंगे। हमारे अगर अच्छे स्टूडेंट्स हैं, हमारे अगर रिजल्ट्स आए हैं तो वो खुद बोलेंगे, और आज वो खुद बोल रहे हैं और हमें भी अच्छा लग रहा है कि वो आईआरआई में आके बोल रहे हैं। और इसी के साथ इस वीडियो को हम एंड करते हैं। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।